So hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th ICSE बोर्ड का चैप्टर कैलोरीमेट्री। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं बच्चों, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर साल बोर्ड में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाते हैं, राइट। लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि जिसने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख ले। आपको हमारे चैनल पे क्लास 10th ICSE बोर्ड फिजिक्स का प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रीवियस चैप्टर्स के, तो वहां से आप जाके देख लो। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट्स होगा वो सारे डाउट्स उन सारे वीडियोस में आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। और दूसरी चीज कि इन सब चैप्टर्स का अब आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा SS स्टडी पॉइंट्स का जो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो और वहीं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही इन सब चैप्टर्स का नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। और कैलोरीमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे वो हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट मींस हीट है क्या बेसिकली, हीट है क्या बेसिकली। तो देखो अभी तक जो आपने पढ़ा भैया वो क्या है कि हीट हमने पढ़ा था क्या प्रीवियस क्लासेस में, कि हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें कुछ सेंसेशन प्रोवाइड करता है कि हम किसी चीज को टच करके बता सकते हैं कोई चीज कितना ठंडा है कितना गर्म है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, और प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में भी हमने पढ़ा, क्लास 8th में भी हमने पढ़ रखा है, राइट। तो हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या पढ़ रखा था भैया कि हीट क्या है, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। ये चीज हमने पढ़ रखा है, ये चीज हमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन अभी आप क्लास 10th में है तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, राइट। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला भैया कि हीट हमारा क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब देखो कि हमें पढ़ना क्या, हमें देखना क्या है, किस पॉइंट से हमारा काम चलने वाला है क्लास 10th में, वो हमें देखना है। तो जैसे मान लो बच्चे कि यहां पे ना हमारे पास कोई बॉडी है, हमारे पास क्या है, कोई बॉडी यहां पे है, और ये हमारे पास क्या बॉडी। और हमें ये चीज पता भी है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है, राइट। छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स से क्या है, मिलके बना हुआ है। अच्छा, बेसिकली जो हम सब्सटेंसेस की बात करेंगे बच्चे, वो हम लिक्विड या फिर गैस की बात करेंगे, लिक्विड या फिर हम गैस की बात करेंगे, जिस भी सब्सटेंस की हम बात करेंगे, राइट। मतलब जनरली हम लिक्विड एंड गैसेस की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भैया कि एक ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। ये सब्सटेंस हमारा लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, राइट। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चा, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होंगे, राइट। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे बच्चे, रैंडम मोशन ये कर रहे होंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो आप बताओ बच्चे कि मींस मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी पजेस होती है, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी पजेस होती है। तो बच्चों देखो यहां पे मोशन की वजह से, देखो यहां पे मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पजेस होगी। कौन सी एनर्जी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पजेस होगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी पजेस होगी। अच्छा,
अब यहां पे हमारा एक और एनर्जी होगा, यहां पे हमारा एक और एनर्जी होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक और एनर्जी होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप पूछोगे सर कि कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप के होते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, राइट। तो आप देखो कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया अगेंस्ट ग्रेविटी और रखा, वहां पे हमारा एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हमने वहां पे एक फोर्स लगाया। अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, स्ट्रेच किया, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया, तो वहां पे हमने कोई ना कोई फोर्स लगाया। अब वो बॉडी क्या चाहेगी, वापस अपने शेप को रीगेन करना, राइट। तो वहां भी कोई ना कोई फोर्स हमारा लग रहा है। इन द सेम वे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, राइट। तो ये सब क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। मींस बेसिकली है क्या कि शेप एंड साइज की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है, राइट। तो आप देखो कि हम यहां पे देख क्या रहे हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड है, यानी कि कोई ना कोई एक सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स है जिसकी वजह से ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी पजेस हो रहा है, राइट। तो यहां भी देखो कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, भाई मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट एंड रिपेल कर रहे होंगे, राइट। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। तो यानी कि यहां भी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। तो फोर्स की वजह से जो एनर्जी हो रही है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम इन्हीं दोनों एनर्जी को मिला दें तो ये हमारा बन जाता है क्या, टोटल एनर्जी। क्या बन जाता है बच्चे, टोटल एनर्जी, राइट। क्या बन जाता है ये, टोटल एनर्जी। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। क्या नाम से जानते हैं बच्चे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी कुछ और नहीं है बच्चे, इसी इंटरनल एनर्जी को हमने एक और नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी, राइट। तो हीट एनर्जी बेसिकली है क्या, हीट एनर्जी बेसिकली है क्या, किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी या किसी भी बॉडी का टोटल एनर्जी, राइट। टोटल एनर्जी मींस क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सब्सटेंस का जो टोटल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोल देते हैं। तो अगर ये हमारा कोई सब्सटेंस था और इस सब्सटेंस के अंदर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, एक सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, यानी कि इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों है इस सब्सटेंस के अंदर, राइट। तो ये क्या हो गया, इस बॉडी का इंटरनल एनर्जी हो गया। और यही इंटरनल एनर्जी, इसी इंटरनल एनर्जी को हमने एक और नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हीट एनर्जी। हमने क्या नाम दे दिया बच्चे, हीट एनर्जी, राइट। So simply heat energy is a internal energy or total energy of any substance. जनरली सब्सटेंस में हम क्या लेंगे, गैसेस या फिर लिक्विड हम लेंगे, राइट। टोटल मींस अब इंटरनल एनर्जी में क्या क्या रहेगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करें भाई कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, तो बच्चा आपको पता है कि हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, राइट। लेकिन अगर मैं इसके कॉमन यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसके कॉमन यूनिट की बात करूं तो देखो, आप कॉमन यूनिट जैसे मान लो कि आप रनिंग कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, राइट, या आप कोई काम कर रहे हो, आप क्या बोलते हो कि हमने इतनी कैलोरी बर्न कर दिया,
या फिर आप कुछ खा रहे हो, कोई फास्ट फूड खा रहे हो, आपने कहा कि फास्ट फूड से इस खाने से हमें इतनी कैलोरी एनर्जी हमने क्या किया, गेन किया, या रनिंग की वजह से, जिम की वजह से हमने इतनी कैलोरी एनर्जी लॉस किया। तो हम बार बार एनर्जी के साथ कौन सा यूनिट जोड़ रहे हैं, कैलोरी जोड़ रहे हैं, राइट। क्या जोड़ रहे हैं बच्चे, कैलोरी जोड़ रहे हैं। तो इसका कॉमन यूनिट क्या हो जाएगा, इसका कॉमन यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, कैलोरी हो जाएगा। इसका कॉमन यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, राइट। तो कॉमन यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, कैलोरी। इसको हम इन शॉर्ट CAL से क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब जरा देखो कि अगर हम यहां पे पूछ ले भैया कि जूल और कैलोरी में रिलेशन बताओ, जूल एंड कैलोरी में क्या बताइए बच्चा, रिलेशन बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। और 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड कैलोरी, राइट। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है बच्चे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है, और इसी चीज को हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। क्या लिख देते बच्चे, 4.2 जूल, इसको हम लिख देते हैं, राइट। अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल हम इसको लिख देते हैं, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एंड देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो, अब आपने इसको लिख लिया होगा, राइट। अच्छा, अब जरा देखो बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमने कैलोरी पढ़ लिया, हमने जूल पढ़ लिया, अब रिलेशन भी हमने पढ़ लिया जूल एंड कैलोरी का। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है भैया कि डिफाइन 1 कैलोरी, ये चीज हमारे पास आ जाता है। डिफाइन, क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास एक आ जाता है क्या, डिफाइन 1 कैलोरी, डिफाइन 1 कैलोरी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो 1 कैलोरी है क्या, 1 कैलोरी है क्या। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई लिक्विड है, ये हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड है, और अभी इसका जो करंट जो टेम्परेचर है वो है, मान लेते हैं 23 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 23 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इस टेम्परेचर को, ये हमारा कितना है, 1 ग्राम मान लेते हैं। 1 ग्राम क्या है, वाटर है, 1 ग्राम क्या है, वाटर है, राइट। 1 ग्राम क्या है, वाटर है, 1 ग्राम क्या बच्चे, वाटर है। और इसका जो अभी जो करंट जो टेम्परेचर है वो कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कि हमें इस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, राइज करना है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, राइज करना है। मतलब क्या कि हमें 23 से 24 डिग्री सेल्सियस जाना है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी। तो उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोल देते हैं। लेकिन अब यहां पे मान लो कि अभी हमारे पास क्या है, 23 डिग्री सेल्सियस है, 23 से 24 पे जाना है। मान लो कि यहां पे हमने मान लिया भैया कि यहां पे जो वाटर है, यहां पे जो हमारे पास वाटर है, राइट, यहां पे हमारे पास जो वाटर है उसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, और 50 डिग्री सेल्सियस से हमें 51 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। तो हमें अलग अलग हीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, राइट। दोनों ही वाटर है, दोनों ही क्या है, वाटर है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ अगर मैं इतना बोल दूं कि 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जो एनर्जी, जो हीट रिक्वायर्ड है, उसी को हम 1 कैलोरी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या रहेगा, एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा, और इस पे नंबर आपका कट जाएगा, राइट। तो अब देखो यहां पे जो हम वाटर का जो हम एक
जो हम यहाँ पे टेम्परेचर जो हम लेते हैं बच्चे, वाटर का जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं यहाँ पे क्या 14.5 डिग्री सेल्सियस से कहां तक 15.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जो भी हम वाटर का यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे वो क्या लेंगे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना, कुछ अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है वाटर इसकी वजह से, या फिर अगर हम कह लें कि रूम टेम्परेचर पे जो देखा गया था वो 14.5 देखा गया था, तो 14.5 से हमने कितना बढ़ाया 15.5 बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया राइज किया, राइट। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चे, तो यहां पे आप लिखोगे कि 1 कैलोरी, क्या लिखोगे 1 कैलोरी is the 1 calorie is the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, that is through 1 degree Celsius, right, 1 degree Celsius। तो सिंपल बच्चे हमारा 1 कैलोरी है क्या, तो 1 कैलोरी क्या है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, राइट। 1 कैलोरी हमारा है क्या बच्चे, 1 कैलोरी हमारा है क्या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री से टेम्परेचर अगर हम राइज कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हमें 1 कैलोरी, कितना रिक्वायर बच्चे 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी में कितना होता है 4.2 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है राइज करना है, राइट। अच्छा अगर हम यहीं पे, अगर बच्चे हम यहीं पे क्या करें किलो कैलोरी की अगर हम बात करें यहीं पे, अगर यहीं पे देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन की डिफाइन 1 किलो कैलोरी, डिफाइन 1 किलो कैलोरी। तो देखो जहां पे 1 कैलोरी था वहां पे 1 किलो कैलोरी हो जाएगा, जहां पे 1 ग्राम था वहां पे 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी is the amount of heat required to rise the temperature of 1 kilogram water from 14.5 degree Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसको हमने क्या बोल दिया बच्चे 1 किलो कैलोरी बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया 1 किलो कैलोरी हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे बच्चे तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 1 किलो कैलोरी क्या होता है, ये भी क्या है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अगर हमें 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमें राइज करना है तो हमें कितना
जूल एनर्जी या कितना जूल हीट रिक्वायर्ड होगा। तो देखो जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था बच्चे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1 कैलोरी है तो 4.2 जूल एनर्जी लगेगा। लेकिन अगर हमने यहीं पे 1 किलो कैलोरी कर दिया तो देखो किलो मतलब क्या 1000, तो यहाँ पे आप 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4200 जूल। कितना आ जाएगा बच्चे, 4200 जूल, यानी कि 1 किलो कैलोरी क्या होता है, 4200 जूल। तो अगर हमें 1 किलोग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो हम 1 किलो कैलोरी एनर्जी क्या करेंगे, मींस हीट हमें रिक्वायर्ड है, 1 किलो कैलोरी हीट हमें क्या है, रिक्वायर्ड है। और 1 किलो कैलोरी हीट में कितना जूल होगा, वो कितना जूल हीट होगा, 4200 जूल। कितना होगा बच्चे, 4200 जूल, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है बट फिर भी एक बार हम यहां पे देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। अच्छा यहां पे जरा बताना बच्चे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है क्या। तो देखो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चे कि जो टेम्परेचर है वो हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, राइट। लेकिन अगर मैं सिंपली मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से पहले अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो आप से मैं पूछूं भैया कि दोनों में से कौन सा मींस ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म है, ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा कम गर्म है, या ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ठंडा है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा कम ठंडा है। तो क्या ये सुटेबल है बोलना कि किसी भी बॉडी के अगर हम हॉटनेस या कोल्डनेस को बता रहे हैं तो क्या इस तरीके से बताना कि बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़ा गर्म है, या बहुत ज्यादा ठंडा है या थोड़ा ठंडा है, क्या ये बताना सुटेबल है? तो ये चीज बताना बच्चे बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। रीजन कि किसी भी बॉडी के हम हॉटनेस या कोल्डनेस को हम मेजर कर सकते हैं, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, राइट। और अगर हम उसको मेजर कर सकते हैं तो अगर हम उसकी एक वैल्यू बता दें भैया कि अच्छा ये बॉडी इतनी गर्म है, हमने एक वैल्यू बता दिया, या कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है उसकी जगह पे हमने एक वैल्यू बता दिया, तो आई थिंक दैट इज मोर सुटेबल, राइट। तो आप देखो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये हमें क्या बताता है बच्चे, ये हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस, राइट। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस, राइट। अच्छा अब जरा देखो कि अगर मैं इसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बच्चे, केल्विन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन, जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं। और अगर मैं इसके कॉमन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बच्चे, डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। अच्छा दूसरी चीज कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यहां पे हम ऐड करते हैं 273.1, या देखो
273.1 की जगह पे कभी कभी इसकी जगह पे हमें 273 भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आपको लिखी हुई मिल सकती है, राइट। और अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो हम माइनस कर देंगे बच्चे 273.15, राइट। ये चीज तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है, कभी कभी 1 मार्क्स में ये चीज आ जाता है, राइट, कभी कभी ये 1 मार्क्स में आ जाता है। अच्छा, अब हम कुछ चीजें देखते हैं कि हमने ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 9th एंड 10th में। इसके अलावा हमें टेम्परेचर क्या बताता है, तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास बच्चे क्या है, एक बॉडी है, राइट, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और ये बॉडी का नाम क्या है, ए। चलो यहां पे बच्चे हमारे पास दूसरी बॉडी है, हमारे पास क्या है, दूसरी बॉडी है जिसका नाम क्या है, बी, और इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हमने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इन दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया है, टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया। अच्छा, डिवाइस कौन सा हम यूज करते हैं बच्चे, डिवाइस कौन सा हम यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं, राइट। डिवाइस नेम क्या है, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्या, थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करने के लिए, राइट। तो बाय यूजिंग दिस डिवाइस हमने इन दोनों का टेम्परेचर मेजर कर लिया, हमने इन दोनों का टेम्परेचर मेजर कर लिया, राइट। एक का हमने मेजर किया 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का हमने मेजर किया 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब जरा देखो, अभी ठंडी का दिन आ रहा है बच्चे, और ठंडी के दिनों में होता क्या है, जो चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ठंडी के टाइम पे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं कि आग जला के बैठ जाते हैं या हीटर जला के हम बैठ जाते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को गर्म कर सकें, राइट। तो उस पे देखो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, जहां पे आग जल रहा है, जहां पे हीटर जल रहा है, वहां का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी बॉडी भी क्या हो गई, गर्म हो गई, धीरे धीरे हमारी बॉडी भी क्या हो गई, गर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे हीटर जल रहा था, जहां का टेम्परेचर ज्यादा था, वहां से हीट क्या हुआ होगा, ट्रांसमिट हुआ होगा, और ट्रांसमिट होकर हमारी बॉडी तक आया होगा और हमारी बॉडी को गर्म करना स्टार्ट हुआ होगा, राइट। तो यहां से देखो हमें एक चीज और पता चल रहा है बच्चे कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कम टेम्परेचर वाले की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहां से हमें एक चीज और पता चलता है क्या, कि हीट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, हीट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाता है हीट के फ्लो का, हीट के ट्रांसमिशन का, राइट। तो देखो कि जब यहां पे अब ये 40 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस, जब इन दोनों को हम पास में लेके आएंगे, इन दोनों को हम पास में लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि भैया हीट हमारा ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो मतलब क्या कि हमें एक चीज तो पता चल गया, क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस। लेकिन इसके अलावा हमें एक चीज और क्या पता चला, यहाँ पे हमें और क्या पता चला, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट के फ्लो का डायरेक्शन भी पता चला बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा, अब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है हम क्या देख रहे हैं कि हायर टू लोअर हो रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि जो ट्रांसमिशन होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा,
टू लोअर पोटेंशियल होगा, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते भैया कि कैसे होगा, और हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, राइट। जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन और जो ट्रांसमिशन होगा वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ होगा। तो यहां से हमें दो चीजें पता चली, क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस। एंड सेकंड थिंग क्या पता चला कि हीट का जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये चीज हमें यहां पे पता चला, राइट। तो जल्दी से उसको नोट डाउन करो एंड देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो क्या है, फैक्टर ऑन विच क्वांटिटी ऑफ हीट डिपेंड, फैक्टर ऑन विच क्वांटिटी ऑफ हीट डिपेंड्स, फैक्टर्स factors on which quantity of heat depends, किस किस फैक्टर पे हीट की क्वांटिटी डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पे हीट की क्वांटिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है बच्चे, और इसके बारे में हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, राइट। तो देखो, अगर मैं इसके पहले फैक्टर की बात करूं, अगर मैं इसके पहले फैक्टर की बात करूं तो मान लो भैया कि यहां पे मैं हूं, यहां पे मैं हूं, ये मैं हूं, राइट, ये मैं हूं और मेरा ये एक डुप्लीकेट है, मैं हूं ये और ये मेरा क्या है, डुप्लीकेट है। अब अगर मुझे हीट करना है, गर्म करना है बच्चे, तो आप देखो यहां पे, अभी तो यहां पे दोनों का अभी मास क्या है, सेम है। मान लेते भैया कि ये 50 kg है, मान लेते हैं कि अभी इसका वेट कितना है, 50 kg है, और इसका भी वेट कितना है, 50 kg है, इसका भी वेट कितना है, 50 kg है। तो अभी तो सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी गर्म करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं कि भैया एक और हम यहां पे लाके बैठा दे रहे हैं, कहीं से भी लाके हमने एक और सागर बैठा दिया, हमने एक और सागर बैठा दिया और उसका भी वेट कितना है, 50 kg है। तो यहां पे क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, जितना हीट यहां पे लग रहा है क्या उतना ही हीट यहां पे लगेगा, क्या उतना ही हीट यहां पे लगेगा? तो आंसर होगा नो। आप सिंपली बोलेंगे कि नहीं सर, हीट हमें अलग अलग लगेगी। आप सिंपल सोचो बच्चे कि अगर हमारे पास यहां पे 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर क्या है, वाटर है, इसके अंदर 1 लीटर वाटर है, और एक दूसरा कंटेनर है जहां पे 10 लीटर वाटर है, जहां पे 10 लीटर वाटर है। तो यहां पे 1 लीटर वाटर है तो यहां पे कम हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे 10 लीटर वाटर है तो यहां पे ज्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है बच्चे, हमें यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यहां पे मास कम है तो कम हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यहां पे मास ज्यादा हो गया तो ज्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अच्छा देखो, हीट एनर्जी को बच्चे हम Q से इंडिकेट करते हैं, तो हीट एनर्जी को हम Q से इंडिकेट करते हैं। ये है क्या, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चे, क्या, हीट एनर्जी।
क्या है ये, हीट एनर्जी, राइट। तो देखो यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे कम मास है तो कम एनर्जी, यहां पे ज्यादा मास है तो ज्यादा एनर्जी। इट मींस कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस के। ये हो गया बच्चा पहला फैक्टर कि जो हमारा हीट एनर्जी होता है वो मास की वजह से भी अफेक्टेड होता है, मास पे डिपेंड करता है। और किस तरीके से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास बढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी हमें ज्यादा लगेगा, मास कम कर देंगे तो हीट एनर्जी हमें कम लगेगा, राइट। चलो अच्छा, अब देखते हैं बच्चा दूसरा फैक्टर। अब यहां पे हम देखते हैं क्या, दूसरा फैक्टर, राइट। चलो दूसरा फैक्टर बच्चे क्या, दूसरा फैक्टर क्या कि अगेन मैं अपने आप को लेता हूं कि यहां पे मैं हूं, मैं मतलब सागर, और यहां भी मैं ही हूं, मैं मतलब सागर। अभी इन दोनों बॉडी का मास सेम है। हमने क्या कहा बच्चे कि इन दोनों बॉडी का जो मास है, इन दोनों बॉडी का जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है, राइट। और हमने कहा बच्चा यहां पे कि अभी ये जो सागर है ना, ये जो सागर है इसका टेम्परेचर अभी है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, ठंडे पड़ गए हैं। यहां भी कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। इनिशियली कितना है, दोनों सागर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। और मैं चाहता हूं भैया कि इस सागर का जो टेम्परेचर है वो 20 से बढ़ा के मैं 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं, और इन सागर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा के 20 से मैं 80 डिग्री सेल्सियस कर दूं। तो आप बताओ कि यहां पे हमें कम टेम्परेचर बढ़ाना है, यहां पे हमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है। तो अगर हमें कम टेम्परेचर राइज करना है, कम टेम्परेचर बढ़ाना है तो कम एनर्जी लगेगी। यहां पे हमें 20 से 80 जाना है, ज्यादा टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करना है, ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से एक और चीज क्या समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के। जहां पे हमें कम टेम्परेचर इंक्रीज करना है कम एनर्जी लग रही है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना है ज्यादा एनर्जी लग रही है, राइट। तो ये दो चीज हमें पता चल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और तीसरा हमें क्या पता चला बच्चे, नेचर ऑफ मटेरियल, राइट। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर है, 2 कंटेनर है, और एक कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दिया, पानी। एक कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दिया, पानी, और दूसरे कंटेनर के अंदर हमने भर दिया क्या, ऑयल। दूसरे कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दिया बच्चे, ऑयल, राइट। तो यहां पे आप देखो कि ये हमारा क्या है, वाटर, ये हमारा क्या है, वाटर, ये हमारा क्या है, ऑयल। तो क्या इन दोनों, इनका मास और टेम्परेचर अभी सेम है। इनका मास एंड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अभी क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। मास और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आप बताइए बच्चे, ये वाटर है ये ऑयल है, क्या दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्या गर्म होने के लिए? नहीं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो यहाँ पे ज्यादा हीट लगेगा। ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो यहाँ पे कम हीट एनर्जी लगेगी। तो हमें एक और फैक्टर क्या पता चला, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो जो भी गुड कंडक्टर होगा हीट का, वहां पे हमें कम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जो गुड कंडक्टर नहीं होगा हीट का, उसमें हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो थर्ड फैक्टर इज
It depends on nature of material, right? It depends on nature of material. Okay. इतनी चीज आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बना रखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्या हम ये लिख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T? क्या ये चीज हम लिख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T? क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 क्या हम ये चीज लिख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो बच्चे कि जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है। नॉर्मली हम कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं, g लिख देते हैं, व्हाटएवर, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, c लिखेंगे और ये हो जाएगा m डेल्टा t। c क्या है, c क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये c क्या है, तो ये c है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस c को हम और भी एक नाम बोल देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर मैं यहीं पे बाकी फैक्टर्स की अगर मैं बात कर लूं तो M क्या है, M क्या है, मास, M क्या है बच्चे, मास। डेल्टा T क्या है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। एंड Q क्या है, हीट एनर्जी। Q क्या है बच्चे, हीट एनर्जी, राइट। Q क्या है, हीट एनर्जी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमें एक नया टर्म क्या मिल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मिल गया बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो अब हम समझेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट उससे पहले जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। सो बढ़ते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट हमें क्या मिल गया बच्चे, नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। अच्छा देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, जल्दी से समझते हैं इसको। जैसे मान लो भाई कि हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी है, कुछ इसका मास होगा, कुछ भी मास होगा। मान लो कि इसका मास कितना है, इस बॉडी का मास कितना है, मान लो कि इस बॉडी का मास कितना है बच्चे, 40 kg। इस बॉडी का मास कितना है, 40 kg है, राइट। इस बॉडी का मास कितना है, 40 kg है। हमने क्या किया कि इसमें से हमने यूनिट मास को कट कर लिया। हमने इसका एक यूनिट मास क्या कर लिया, कट कर लिया, राइट। ये यूनिट मास कट कर लिया। टोटल बॉडी का मास कितना है, 40 kg है। हमने क्या किया, यूनिट मास कट कर लिया, राइट। ये यूनिट मास हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ये हमारा कितना है, यूनिट मास है, राइट। ये कितने मास का है, यूनिट मास का है। तो इस यूनिट मास का टेम्परेचर राइज करने के लिए, टेम्परेचर राइज करना कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। इस यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट एनर्जी है उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, स्पेसिफिक हीट एनर्जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट एनर्जी बोल देते हैं। तो देखो क्या होता है,
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ heat required to rise the temperature, of unit mass by 1 degree Celsius or 1 केल्विन, राइट, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो देखो यहां पे, देखो बच्चे यहां पे क्या कि यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास का क्या टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, तो इसको इंडिकेट करते बच्चे सी से। किससे इंडिकेट करते हैं इसको इंडिकेट करते बच्चे हम सी से। किससे इंडिकेट करते हैं, सी से इसको इंडिकेट करते हैं। किस सिंबल से बच्चे, सी सिंबल से इसको इंडिकेट कर देते हैं, राइट। तो यहां पे अभी तक हमने किसकी बात की, यूनिट मास की बात की, कि यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है और उसके लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दिया। यानी कि इस बॉडी का जो हीट कैपेसिटी है वो उतना होगा, राइट, जितना हीट लगेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे पूरी बॉडी की बात करूं, इस पूरे 40 केजी की अगर मैं बात करूं, होल बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने की बात करूं, तब क्या होगा, तो देखो अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि द अमाउंट of heat required to raise the temperature of whole mass या कह लो होल बॉडी मास, राइट। अब हम कंप्लीट होल मास की बात कर रहे हैं बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज नोन एज थर्मल हीट कैपेसिटी, राइट। इसको हमने क्या बोल दिया बच्चे, थर्मल हीट कैपेसिटी बोल दिया। क्या बोल दिया, थर्मल हीट कैपेसिटी, या फिर सिंपली आप हीट कैपेसिटी बोल सकते हो, हीट कैपेसिटी आप बोल सकते हो। तो आप देखो थर्मल हीट कैपेसिटी या सिंपली हीट कैपेसिटी क्या होता है कि अगर हमें होल मास या होल बॉडी मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मल हीट कैपेसिटी या फिर सिंपली हीट कैपेसिटी। और इसको बच्चे हम इंडिकेट करते हैं सी डैश से। किससे इंडिकेट करते हैं, सी डैश से इसको हम इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं इसको हम, सी डैश से इंडिकेट करते हैं। अब जरा देखो बच्चे, अब यहां पे तो हमने हीट कैपेसिटी और या फिर थर्मल हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, सी डैश से इंडिकेट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, इसको हम सी डैश से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, अब देखो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू कितना होता है, MC डेल्टा टी, अभी हमने पीछे बताया, राइट। तो अच्छा एक बात बताना बच्चे कि अगर 1 यूनिट का, या आप सिंपली ऐसे आप समझो कि भैया अगर 1 केजी का
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, C है। कितना है, C है। तो भैया 10 kg का कितना होगा, तो 10 into C होगा कि नहीं होगा, 10 into C होगा कि नहीं होगा। एंड 10 is what, 10 is what, मास। 10 हमारा क्या है, मास है। तो यहां पे जो m into C आप देख रहे हैं वो बेसिकली है क्या बच्चे, C डैश। तो Q इज इक्वल्स टू क्या, C डैश इंटू क्या, डेल्टा T, C डैश इंटू क्या, डेल्टा T। तो देखो अब ये C डैश मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी को हम C डैश क्यों बोल दे रहे हैं, हमने क्या बोला, होल मास। होल मास का अगर बात हम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हीट कैपेसिटी बन जाएगा। तो यहां पे सिर्फ अभी हम यूनिट मास की बात कर रहे थे, तो वो क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। पूरा होल मास कितना है, 10 kg का है। तो जब 10 kg की बात करेंगे तो 10 into C हो जाएगा। और 10 into C मतलब क्या कि 10 इज द मास एंड मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बन जाएगा, हीट कैपेसिटी बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजिंग है, फिर से समझना, कंफ्यूजिंग है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहां पे ध्यान समझना बच्चे कि हमने कहा भैया कि अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं, 1 kg की बात कर रहे हैं और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, C है, मान लेते हैं, राइट। तो ये यूनिट का हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, C हो गया। अब हमारे पास होल बॉडी की बात कर रहे हैं और होल बॉडी का मास कितना है, 10 kg है। होल बॉडी का मास कितना है, 10 kg है। तो 10 kg की बात करेंगे तो ये 10 इंटू कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, 10 इंटू C हो जाएगा। और 10 बेसिकली है क्या, मास ऑफ होल बॉडी, मास ऑफ होल बॉडी। तो क्या 10 की जगह पे अगर हम M और C लिख दें तो ये MC बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मास ऑफ होल बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जब हम होल बॉडी की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हीट कैपेसिटी आ जाता है। क्या आता है, हीट कैपेसिटी, जिसको हम C डैश से इंडिकेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि Q इज इक्वल टू C डैश इंटू डेल्टा T। और अगर आप यहां से C डैश निकालेंगे, अगर आप यहां से C डैश अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा T मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो Q अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा T आ जाएगा। Q अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा, राइट। और अगर हम इसके यूनिट की अगर हम बात करें, अगर मैं इसके यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे। तो देखो इसका कितना होता है, जूल होता है, राइट। और इसका कितना होता है, टेम्परेचर का कितना होगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, राइट, डिग्री सेल्सियस। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कैलोरी, कैलोरी अपॉन डिग्री सेल्सियस, ये लिख सकते हो। या फिर केल्विन भी आप यहां पे लिख सकते हो, केल्विन भी आप यहां पे लिख सकते हो, राइट, केल्विन भी आप यहां पे लिख सकते हो, राइट। ये तो हो गया हमारा किसका, हीट कैपेसिटी का SI यूनिट। हीट कैपेसिटी का क्या हो गया बच्चे, SI यूनिट हो गया हीट कैपेसिटी का, राइट। हीट कैपेसिटी का SI यूनिट होगा क्या, जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी हमने पढ़ा था क्या बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। यहां पे हमने क्या देखा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका SI यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का SI यूनिट क्या होता है। तो जरा इसको भी यहां पे हम देख लेते हैं, इसको भी यहीं साइड में कहीं देख लेते हैं बच्चे, इसको भी यहीं कहीं साइड में देख लेते हैं, राइट। तो देखो अगर हम यहां पे C निकालें, सिंपली यहां पे C अगर निकालें तो C क्या हो जाएगा, M Q अपॉन M डेल्टा T, Q अपॉन M डेल्टा T यहां से आ जाएगा। अच्छा अगर मैं मान लूं भैया मास कितना है, 1 यूनिट है, टेम्परेचर अगर मैं मान लूं कितना 1 डिग्री सेल्सियस, तो देखो C किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। C किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा, राइट। C किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। और यहां से यूनिट हमारा क्या निकल जाएगा, देखो इसका क्या होता है, जूल, इसका क्या होता है, किलोग्राम,
और ये क्या रहेगा बच्चे, डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, या फिर यहां पे आप सिंपली जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो, राइट। तो ये दोनों ही यूनिट होता है, तो जो भी एग्जाम में रहेगा उस पे हम जाएंगे, उसको हम टिक करेंगे। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सिंपल हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अगर आपको टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी बच्चे हैं जो क्लास 10th आईसीएसई में हैं और उनको इस टाइम पे लेक्चर्स की नीड है, जरूरत है, ताकि वो कंप्लीट करके अपने और रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकें, राइट। सो जल्दी इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलोरी मेट्री के साथ, कैलोरी मीटर के कॉन्सेप्ट के साथ।